सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन। विद्यार्थियों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से मन लगा के पढ़ रहे होंगे। आज हम वीडियो लेक्चर 5.2 डिस्कस करेंगे और इससे पहले आपके चैप्टर नंबर 3 और 4 कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारा 5वां चैप्टर है जिसका नाम है प्रतिलोम आव्यूह व रैखिक समीकरण। इस चैप्टर को आप थोड़ा सा अच्छे से देखिए, कारण इसके अंदर चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 दोनों मर्ज होके आएंगे, यानी आपको आव्यूह और सारणिक दोनों एक साथ मिलेंगे। तो किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, अच्छे से आपको ये चैप्टर देखना है। बोर्ड की दृष्टि से ये चैप्टर पहले भी मैं बता चुका हूँ, ये चैप्टर आपका 4 अंक का है, 1 अंक का 1 क्वेश्चन और 3 अंक का इसमें 1 क्वेश्चन होगा। देखिए आप इसके क्वेश्चन नंबर मैं करूंगा 7। मेरा चैप्टर चल रहा है प्रतिलोम आव्यूह व रैखिक समीकरण। इससे पहले हमने कुछ थ्योरी बताई थी और ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये भी थ्योरी के बेसिस पे ही है। अभी इस चैप्टर में मेरी थ्योरी ही चलेगी, थ्योरी के साथ साथ जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो भी मैं साथ साथ करूंगा। जैसे मेरे पास बुक में एक प्रमेय दी हुई है, प्रमेय का मतलब थ्योरम्स भी आपके लिए मैथ में बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरम्स का जो डेरिवेशन है कई बार बोर्ड में वो भी पूछा जाता है। तो ये जो थ्योरम्स है इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 7 डाला हुआ है। इसके अंदर कह रहा है कि ए व बी दोनों समान क्रम के व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह हैं। अब जो लैंग्वेज होती है बच्चा उससे घबराए नहीं, उस लैंग्वेज को समझे, उस लैंग्वेज से ही आपका निष्कर्ष निकलेगा, तभी हम क्वेश्चन को चालू कर पाएंगे। तो कह रहा है दोनों के क्रम समान है, दोनों व्युत्क्रमणीय, दोनों वर्ग हैं, दोनों के दोनों व्युत्क्रमणीय, दोनों के क्रम समान, दोनों वर्ग आव्यूह। तो सिद्ध कीजिए ए बी का होल इनवर्स बराबर ए बी इनवर्स गुणा ए इनवर्स। अब किस तरह से चालू करेंगे, यहाँ आप देखिए जो सिद्ध करवा रहा है उसके अंदर मांगता है ए बी का होल इनवर्स। तो सबसे पहले तो मुझे यही बताना होगा कि ए बी के इनवर्स का अस्तित्व होगा, यानी जो ए बी का नया आव्यूह बनेगा, ए को जब बी से गुणा करेंगे तो एक नया आव्यूह बना, उसके इनवर्स का अस्तित्व होगा। इनवर्स का अस्तित्व कब होगा, जब उस ए बी का सारणिक अशून्य आएगा। अशून्य कब आएगा, जब ए बी व्युत्क्रमणीय हो। तो सबसे पहला काम मुझे ए बी को व्युत्क्रमणीय सिद्ध करना है, तभी आप इसको आगे चला सकते हो। जब तक ए बी का व्युत्क्रमणीय या ए बी की सारणिक 0 नहीं बनेगी तो उसका इनवर्स नहीं निकलेगा। तो किस तरह से इसको करेंगे, मैं बोर्ड के दोनों तरफ काम करूंगा, रफ काम आपको साइड में समझाऊंगा, इधर फेर काम चलेगा। बोर्ड पर आपकी निगाह अच्छे से होनी चाहिए, मेरी आवाज आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आनी चाहिए। अगर आपको आवाज में कोई दिक्कत है तो आप ईयरफोन यूज करो, अक्षरों में कोई दिक्कत है तो आप स्क्रीन को बड़ा करो, वीडियो लेक्चर को बिल्कुल तरीके से देखो, सीरियसली देखो। तो मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं। मेरी आवाज और वीडियो आपको बराबर देखना है, तभी बेटा आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आएंगे। इनको हल्के में नहीं लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब बच्चा ये भी सोचता है कि सर ये क्वेश्चन कभी आया है कि नहीं आया, आपको वो हेडक नहीं लेनी, वो हमारी हेडक है। देखिए स्टार्ट कैसे करेंगे, दोनों के दोनों व्युत्क्रमणीय। तो सबसे पहले लिख रहा हूं सारणिक ए नॉन जीरो, सारणिक बी का मान भी नॉन जीरो, दोनों के दोनों अशून्य। यहां कारण देने हैं, ए व बी दोनों व्युत्क्रमणीय। इस चैप्टर के अंदर आव्यूह और सारणिक साथ साथ चलेंगे। अभी आव्यूह की बात हो रही है, दोनों आव्यूह व्युत्क्रमणीय थे तो उनकी सारणिक अशून्य हुई। समझते हुए चलना है और आपको एक एक बात को ढंग से समझना है। पहले ये बात हुई, उसके बाद
अगली बात, 5 जीरो के बराबर नहीं है, 3 जीरो के बराबर नहीं है, ऐसा लिखा हुआ है, आप समझिए। तो इनका प्रोडक्ट 15 भी जीरो नहीं होगा। तो मैं अगली लाइन ऐसी लिख रहा हूं, सारणिक ए का सारणिक बी से जब गुणा किया वो भी अशून्य आएगा। अब बच्चा सीधा पूछता है सर ये क्यों लिखा, तो ये अभी आपको अगली लाइन में समझ में आएगा। उसके बाद हमारे पास एक रूल है, वो रूल बता रहा हूं। आप ए बी का मान निकालें, अगर यानी मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी से गुणा करें, गुणा होने के बाद जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका जो सारणिक होगा उसका मान इन दोनों सारणिकों के अलग अलग गुणनफल के बराबर होगा, ऐसा हम जानते हैं। नंबर लाने के यही तरीके हैं, ये हम जानते हैं। अब बच्चा कहेगा सर मुझे ये भी नहीं पता, तो मैं तो प्रूव करके बता सकता हूं, लेकिन ये चीजें सब आप लोगों को याद रखनी ही पड़ेगी। मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से इसको क्लियर कर देता हूं। जैसे ए की वैल्यू दे रखी है 2 5 1 3, बी की वैल्यू दे रखी है, कुछ भी ले लो आप, 1 2 3 4। तो डिटर्मिनेंट अगर ए का डायरेक्ट मान निकालूं, बात को समझना, डिटर्मिनेंट बन जाएंगे इनके, ये मैट्रिक्स के निशान हट जाएंगे, डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। डिटर्मिनेंट के मान कैसे निकलेंगे, ये आएगा 6, ये आएगा -5, ये आएगा 1। डिटर्मिनेंट बी का मान क्या आएगा, 4 -6 -2। इन दोनों का तो गुणा तो हो गया, सारणिक ए का सारणिक बी से गुणा हो गया -2। क्लियर। अब ए बी की वैल्यू निकालते हैं, तो ए बी सारणिक का मान क्या आएगा, R1 का C1 से गुणा करेंगे, R1 का C1 से गुणा करके बता रहा हूं, देखो R1 C1 से गुणा के 2 हुआ, ये 15 हुआ, जोड़ा 2 और 15 हुआ तो 17 हुआ। उसके बाद R1 C2 गुणा किया, ये 4 हुआ और ये 20 हुआ, तो ये 24 हुआ। अच्छे से समझिए आप। उसके बाद R2 का गुणा C1 से किया, यह R2 है, C1 से गुणा किया 1 और ये 9, ये हो गया 10। R2 का C2 से गुणा किया, ये 2 हुआ और ये हुआ 12, तो ये हुआ 14। आप इसकी सारणिक का जब मान निकालोगे, डिटर्मिनेंट ए बी बराबर, तो किस तरह से होगा, 17 गुणा 17 का 14 से गुणा माइनस, ये इधर गुणा होगा 240, ए बी 17 का जब गुणा करोगे आप तो ये आएगा 238। 17 का 14 से गुणा करके देखिए आप, तो ये आया -2। देखिए आप, यानी ये रूल भी करेक्ट है। अब बच्चा ये कहता है कि सर ये भी क्यों लगाया, तो ये आपको अगले स्टेप में समझ में आ जाएगा। एक बार मैं इसे हटा रहा हूं, इस कैलकुलेशन को आप चेक करना चाहो पॉज करके आप करना। मैं यहां पहुंच गया, तो मैं ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर सकता हूं। आपको बोर्ड के अंदर इस तरह के कोई भी एरो से संकेत नहीं देना, ये तो आप लोगों को समझाने के लिए बताया जाता है। यानी जो डिटर्मिनेंट ए गुणा डिटर्मिनेंट बी है वो नॉन जीरो है, तो इसकी वैल्यू भी नॉन जीरो होगी, दोनों इक्वल है। जब ये दोनों बराबर हैं तो ये मान मैं यहां भी रख सकता हूं, यही वैल्यू मैं वापस यहां रख सकता हूं, तो इसका मतलब हुआ कि ए बी का जो सारणिक होगा वो अशून्य होगा। अब आपका अर्थ क्या निकला, अर्थ ये निकला, पहले ये लिख रहा हूं, ए बी व्युत्क्रमणीय है, ए बी तो हो गया व्युत्क्रमणीय है, और जब कोई अवयव व्युत्क्रमणीय होता है तभी उसका इन्वर्स अस्तित्व में आता है या उसका इन्वर्स होता है। तो मैं लिख रहा हूं, अतः ए बी का प्रतिलोम या इन्वर्स ए बी का प्रतिलोम ए बी होल इन्वर्स का अस्तित्व होगा। यहां तक
अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो अभी एक ही नंबर मिलेगा आपको। ये एक बात क्लियर हो चुकी, यहां तक आप अच्छे से समझिए। अब मैं कर रहा हूं इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व को आप ढंग से देखिए। अब इंपॉर्टेंट काम है, मेरे पास जो राइट साइड का मैट्रिक्स है मैं इसको मान के काम कर रहा हूं। मैंने मान लिया कैपिटल X बराबर B इनवर्स A इनवर्स। बुक में ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल का मतलब फोरम है, आप वहां भी चेक कर सकते हो। आप पहले यहाँ समझिए, उसके बाद मैं आपको PDF फाइल भेज दूंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। वो तो केवल आपके उतारने के लिए रहेगी, लेकिन बात है केवल समझने की। तो अच्छे से समझिए, x को मैंने ये वैल्यू मान ली, ये पूरे मैट्रिक्स को मैंने x मान लिया। अब अपन क्या कर रहे हैं, एक वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। AB का गुणा मैं x से कर रहा हूं। फिर बच्चा मेरे पे खड़ा होकर यही सवाल करता है कि सर ये क्यों कर रहे हो। तो हर चीज की बात एकदम से नहीं बताई जाती, आप अभी देखिए, आपको समझ में आएगा क्यों किया। करें तो x की वैल्यू लिखी AB, x की जो मेरे पास वैल्यू है वो है B इनवर्स A इनवर्स। यहां तक कोई प्रॉब्लम। अब अपन इसे इनटू करेंगे। तो एक चीज होती है साहचर्य का गुणधर्म, प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिविटी। साहचर्य का गुणधर्म मैंने आपको 11th में भी बताया था। 11th में किस तरह से बताया था, वो अगर संख्याओं में लगाएं, नंबर्स में लगाएं, जैसे मैं ऐसे लिखूं 5 + 3 + 7, ये ब्रैकेट है। मैं ऐसा भी लिख सकता हूं 5 + 3 1 7 और 7 1 7। ये साहचर्य है, 2 इनको जोड़ लिया पीछे वालों को, 2 आगे वालों को जोड़ लिया। बच्चा कहता है सर इससे क्या मतलब निकला, कोई फर्क तो पड़ा नहीं। तो ये कई जगह फेल हो जाता है, कई जगह ये पास हो जाता है। जो बोर्ड मास का रूल होता है, ये तो अपन अलजेब्रा की बात कर रहे हैं, ये हमेशा सक्सेस नहीं है। ये प्लस के लिए सक्सेस है, माइनस के लिए सक्सेस ना हो, गुणा के लिए ना हो। तो जो मैट्रिक्स सिद्धांत होता है वो इस साहचर्य के गुणधर्म का पालन करता है। साहचर्य का गुणधर्म किस तरह से लगता है मैं आपको लगा के बताता हूं। देखो, इसी को मैं ऐसा लिख रहा हूं, A B इनवर्स और A इनवर्स। अब आपको यह रीजन बताना है। जो प्रमेय होती है हम उसका साइड में रीजन बताते हैं, चाहे प्रमेय हो चाहे क्वेश्चन हो, कोई ना कोई आपको उसका सफिशिएंट रीजन बताना पड़ेगा। तो रीजन क्या हुआ, ऐसा लिख रहा हूं, आव्यूह साहचर्य गुणधर्म का पालन करते हैं। एक बार ही लिखना है, ये बार बार नहीं लिखना। अगर दोबारा कभी लगाऊंगा तो ये बार बार लैंग्वेज नहीं लिखनी, वो क्लियर है, उसको समझ में आ जाएगा कि आप प्रॉपर्टी लगाइए एसोसिएटिविटी की। अब अपन बात करते हैं इनवर्स क्या होता है। बी का बी इनवर्स से जब गुणा होगा तो 100% आई आएगा। ये अपन की बात हो गई थी कल आपको ये मैं बता चुका हूं, किसी भी आव्यूह का अगर उसके व्युत्क्रम से गुणा किया जाए तो हमें इकाई आव्यूह प्राप्त होता है। अब फिर साहचर्य के गुणधर्म को लगा सकता हूं, ए आई ए इनवर्स। देखिए आप या तो ब्रैकेट इन दोनों में लगा दो या पीछे वाले में लगा दो, तो किसी में भी लगाए, इन दोनों के अंदर ब्रैकेट लगा दे या पीछे वाले 2 में लगा दे। ये फिर आप कारण बताओगे साहचर्य। इसका कारण फिर यहां लिख रहा हूं, K का कैपिटल K लिखा हुआ है, K इनवर्स से गुणा I होता है। एक एक चीज को आप अच्छे से समझिए, आपका आधा क्या 0.1% नंबर भी वो नहीं काटेगा। उसके बाद किसी भी आव्यूह को अगर हम इकाई आव्यूह से गुणा करें तो स्वयं वो आव्यूह ही आएगा। नियम है
आप करके देखिए, आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है बी, उसको आप आई से गुणा करो तो वापस आपका बी आएगा 100%, 100%। तो ये प्रॉपर्टी लगाई तो ये वापस ए बना, और ये ए इनवर्स ऐसा कैसा, ए इनवर्स का ए से गुणा किया तो आई लिखा। ये नंबर आ गया मेरा ए। ये पहली कंडीशन आ गई। अब आपको यहां लिखने की नीड नहीं है, अगर आप बराबर के नीचे बराबर लिख रहे हो तो मैं एक बार इस रिजल्ट को कंप्लीट लिख रहा हूं। ए बी का एक्स से प्रोडक्ट आई आया। अब क्या लिखें, ए बी एक्स की वैल्यू लिखता हूं। एक्स जो मैंने मान रखा है, ये एक्स मैंने मान रखा है, ये रहा। चाहो तो आप समीकरण डाल दो, नंबर 1 डाल दिया, ये नंबर 1 था, ये नंबर 2 डाल दिया। तो ये लिख दिया अपन ने, एक्स की वैल्यू बी इनवर्स ए इनवर्स बराबर आई। अब आप वही का वही कंक्लूजन फिर बताओगे कि जब ए का ए इनवर्स से गुणा किया था तो आई आया था। ये ए बी कोई आव्यूह है, ए बी कोई मैट्रिक्स है, उसका एक दूसरे मैट्रिक्स से गुणा किया है, आई आया है। तो ये रिजल्ट क्या बता रहा है, जैसे ये लाइन लिखी है सेम आप उसी तरह से समझो। किसी भी आव्यूह का, ए भी एक आव्यूह बनेगा, उसका एक दूसरे आव्यूह से गुणा किया तो आई आया। तो क्या हुआ, दोनों एक दूसरे के प्रतिलोम हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब लिख रहा हूं, ए बी का प्रतिलोम बराबर हुआ, कितना हुआ, ए बी का प्रतिलोम बी इनवर्स ए इनवर्स। इस बात को अच्छे से देखिए आप, मैं आपको रीजन यहां बताता हूं। रीजन यहां उसका ये रहा, अगर x का x इनवर्स से गुणा करते हैं और i आता है तो x इनवर्स का प्रतिलोम हुआ, या मैंने ऐसा लिखा p का q से गुणा i आया। तो मतलब क्या हुआ, P का प्रतिलोम क्या हुआ, P का प्रतिलोम लिखा तो अपन लैंग्वेज तो बोलेंगे नहीं, अपन उसका सिंबल बना के बताएंगे। P का प्रतिलोम हुआ P इनवर्स। P का प्रतिलोम है क्या, Q है। क्यों है, क्योंकि PQ का मान I के बराबर आया है। ये रीजन यहां भी सक्सेस है। जब पहले मैट्रिक्स का आपको प्रतिलोम के अंदर क्लियर बता रखा है, अगर दो आव्यूह का गुणनफल आई होता है तो दोनों एक दूसरे के प्रतिलोम होते हैं, यानी इसका इनवर्स ये है और इसका इनवर्स ये है। तो मैंने बिल्कुल सही लिखा, ए बी का प्रतिलोम बी इनवर्स ए इनवर्स। अब इसको आप मैथमेटिकल कैसे लिखोगे, यही लिखोगे, ए बी का होल इनवर्स, ए बी का होल इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स। देखिए आप, ए बी का इनवर्स अस्तित्व में है, हम ये पहले सिद्ध कर चुके। तो ये हमारी एक थ्योरम प्रूव हुई है। ये बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, हल्के में इसको नहीं लेना है। यही का यही गुणधर्म, जो ये गुणधर्म लिखा हुआ है, जब होल इनवर्स हो तो पहले बी आगे ए पीछे इनवर्स हो जाता है। यही का यही गुणधर्म आपको ट्रांसपोज में भी बताया था। क्या बताया था, ए बी का होल ट्रांसपोज बराबर होता है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ये आपको परिवर्त के लिए बताया था, इसको तो आप भले छोड़ दो। आपका क्वेश्चन जहां तक हुआ ऐसे अच्छे से देखिए, इस चीज को मैं एक बार छोड़ रहा हूं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। थ्योरम है आपकी, ये प्रूव हुआ
अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। वीडियो लेक्चर को चाहे आप 2 बार देखिए। जो रीजन साइड में लिखे हुए हैं ये रीजन देखिए विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 8, 7वां क्वेश्चन जिस तरह से किया था उसी के बेस पर ये क्वेश्चन नंबर 8 है। इसके अंदर कह रहा है यदि ए कोई व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, ए व्युत्क्रमणीय है तो सिद्ध कीजिए AT का होल इनवर्स बराबर A इनवर्स का होल ट्रांसपोज। अब ये जो बात लिखी हुई है इसका ये मतलब है कि AT के प्रतिलोम का अस्तित्व होगा। तो मुझे सबसे पहले ये सिद्ध करना होगा कि जो AT है उसके प्रतिलोम का अस्तित्व है। प्रतिलोम के अस्तित्व कब होगा? जब AT व्युत्क्रमणीय हो। व्युत्क्रमणीय कब होगा? जब AT की सारणिक अशून्य हो। तो किस तरह से करेंगे देखिए। सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले ऐसा दिया गया है सारणिक A का मान अशून्य है। ये दिया हुआ है A कोई व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। जब व्युत्क्रमणीय आव्यूह होता है तो उसकी जो डिटर्मिनेंट होती है वो अशून्य होती है। अब मैं एक ये रीजन है ये दे रहा हूं, A व्युत्क्रमणीय है, ये लिख दिया हमने। अब मेरे पास एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको लिख भी देता हूं, समझा भी दूंगा। अब बच्चा कहेगा कि सर इतनी बातें, तो सारी चीजें बेटा आपको कोई भी चीज आगे पीछे की सबको लिंक करना है, सब आनी चाहिए। यानी जो चैप्टर नंबर 3 और 4 था उनकी नॉलेज के बिना ये चैप्टर नंबर 5 आप नहीं कर सकते। अच्छे से देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। किसी भी आव्यूह का ट्रांसपोज, किसी भी आव्यूह का ट्रांसपोज करें और उसका डिटर्मिनेंट निकालें। किसी भी आव्यूह का ट्रांसपोज करें उसका डिटर्मिनेंट निकालें और उसी आव्यूह का सीधा डिटर्मिनेंट निकालें, दोनों बराबर होते हैं। ये हम लिखेंगे, हम जानते हैं। इसे हम प्रूव नहीं करेंगे। अब हमारा काम तो कोई और ही चल रहा है। तो अगर किसी बच्चे को डाउट है तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ। सिंपल है, कोई सा भी आप एक आव्यूह ले लो, 2, 1, 3, 4। इसका डिटर्मिनेंट अगर मैं निकालता हूँ तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा? 8 - 3 = 5। अब आप AT का मान निकालो। AT यानी इसका ट्रांसपोज करो। R1 C1 में 2, 1 यहाँ गया, 3, 4 C2 में आ गया। AT के मान का डिटर्मिनेंट निकालो तो वही 8 - 3 फिर 5 आया। ये दोनों इक्वल हो गए। तो इसी कॉन्सेप्ट को मैं यहां लगा रहा हूं। A का मान अशून्य है, A का डिटर्मिनेंट अशून्य है, A का डिटर्मिनेंट और AT का डिटर्मिनेंट बराबर है। तो मैं लिख सकता हूं, तो AT का जो सारणिक होगा वो भी अशून्य होगा। ये होगा तो ऐसा लिख रहा हूं, AT व्युत्क्रमणीय होगा। ये एक लाइन लिखनी है आपको। एक ही लाइन में आप सब कुछ मत लिख देना। एक लाइन चलेगी, स्टेप बाय स्टेप इस तरह से चलेगा। AT व्युत्क्रमणीय है तो लिख रहा हूं AT के प्रतिलोम, AT के प्रतिलोम, AT का प्रतिलोम क्या होगा? AT का होल इनवर्स का अस्तित्व होगा। ये लाइन मैंने लिखनी आगे थी, यहीं लिख दी, क्योंकि मैं इसको आपको 2 पार्ट में करके दूंगा। एक पार्ट आपका वहां है। यहां तक देखिए आप। जैसे क्वेश्चन नंबर हमने किया था 7, उसमें भी हमने यही बताया था कि AB का इनवर्स अस्तित्व में आएगा। तो यहाँ भी हम यही बता रहे हैं कि AT के इनवर्स का अस्तित्व कब होगा? जब AT व्युत्क्रमणीय होगा। व्युत्क्रमणीय कब होगा? जब AT का सारणिक अशून्य होगा। तो पहले तो ये बताया है, अब इसको प्रूव करते हैं। प्रूव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा आप अच्छे से देखिए। अगला मैं यहां लिख रहा हूं, मैं ऐसा लिख रहा हूं
we know that मैं सीधा सीधा एक संबंध लिख रहा हूं, बिल्कुल सिंपल। ए का जिस तरह की अपने पास एक डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्या है, अगर मैं ए इनवर्स का मान निकालूं तो वो आई के बराबर आएगा, और वही बराबर होता है ए इनवर्स ए के बराबर। ये आपका फंडामेंटल रूल है, कई बार डिस्कस कर चुके हैं इसको, कई बार अपन समझ चुके हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस सारे का ट्रांसपोज ले रहा हूं। रीजन क्या है, ये मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, और ये भी एक मैट्रिक्स है, तो सारी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर सकता हूं। बच्चा कहेगा सर क्यों कर रहे हैं, अभी बताता हूं। जैसे ऐसा लिखा हुआ है ए बराबर बी, तो ए टी बराबर बी बी टी होगा बिल्कुल। तो मैं यहां ट्रांसपोज कर रहा हूं क्योंकि मुझे क्वेश्चन के अंदर ट्रांसपोज कनेक्ट करना है। तो सारे का ट्रांसपोज किस तरह से होगा, देखिए आप, ए इनवर्स का होल ट्रांसपोज किया, ये आई लिखा हुआ है, आई का ये ट्रांसपोज किया, आई और टी में आपको फर्क रखना है, क्लियर। ये लिखा ए इनवर्स ए का होल ट्रांसपोज। इस पूरी समीकरण का ट्रांसपोज ले लिया। किसी भी पूरी समीकरण में आप साइन ले सकते हो, किसी भी पूरी समीकरण में आप कोस ले सकते हो, किसी भी पूरी समीकरण में आप लॉग ले सकते हो, किसी भी समीकरण का वर्ग कर सकते हो। तो मैंने इस पूरी समीकरण का ट्रांसपोज कर दिया। अब ट्रांसपोज खुलेगा कैसे, समझिए। एक रूल है, एक्स वाई का जो होल ट्रांसपोज होता है, एक्स वाई का जो होल ट्रांसपोज होता है, वो पहले भी मैं बता चुका हूं, वाई का ट्रांसपोज गुणा एक्स के ट्रांसपोज से खुलता है। तो अब अगर अपन यहां बात करें तो ये दो आव्यूह हैं, इनका होल ट्रांसपोज लिखा हुआ है। अब इसको किस तरह से खोलेंगे अपन, जैसे एक्स वाई का ट्रांसपोज पहले पीछे वाले को आगे लिख देते हैं, वाई का ट्रांसपोज गुणा एक्स का ट्रांसपोज, तो इसको लिखेंगे ए इनवर्स का ट्रांसपोज इनटू क्या लिखेंगे, ए का ट्रांसपोज बराबर, यहां से यहां चल रही है लाइन, कनेक्टेड चल रहा है बिल्कुल, आई का ट्रांसपोज जब भी करें, इकाई आव्यूह का परिवर्त करें, इकाई आव्यूह में जब भी आप पंक्ति और स्तंभों को बदलेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इकाई आव्यूह का ट्रांसपोज वापस इकाई आव्यूह लिखा बराबर, यही रूल यहां लगाया, ए इनवर्स पहले लिखेंगे हम पीछे वाले को, ए टी का ट्रांसपोज, और फिर यहां लिखेंगे ए इनवर्स का ट्रांसपोज। अब देखिए आप, तो ये जो रूल लिखा हुआ है उसी तरह से ये रूल लिखा हुआ है, यानी ये एक मैट्रिक्स है, एक ये दूसरा मैट्रिक्स है, उनका गुणनफल आई आ रहा है। ये एक पहला मैट्रिक्स आगे लिख दिया, इसको पीछे लिख दिया, उनका गुणनफल आई आ रहा है। मैं इन दोनों से इस कंक्लूजन को ले रहा हूं, ऐसा लिख रहा हूं, ए टी और ए इनवर्स का होल ट्रांसपोज बराबर आई है जब दो आव्यूह का गुणनफल आई के बराबर होता है। यहां लिखता हूं जगह का मैं, ए सी का गुणा अगर आई के बराबर है तो दोनों एक दूसरे के प्रतिलोम होते हैं, तो उस कंडीशन में ए इनवर्स सी का मान ए का प्रतिलोम सी होता है और सी का प्रतिलोम वापस ए होता है। ऐसा आपको पहले कई बार बता चुके, तो आप इसे अच्छे से समझिए क्या लिखा हुआ है। ये पहला आव्यूह, ये दूसरा आव्यूह, दोनों आव्यूह का गुणनफल इकाई आव्यूह, तो पहला आव्यूह इसका प्रतिलोम ये हो गया और इसका प्रतिलोम वापस ये हो गया। मुझे तो वो चाहिए,
तो मैं को पहला अवयव 80 है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, चाहे तो एक बार आप लैंग्वेज में लिखें, 80 का प्रतिलोम, 80 का जो प्रतिलोम होगा वो आपका आएगा A इनवर्स का होल ट्रांसपोज, A इनवर्स का होल ट्रांसपोज। अब इसको गणित में कैसे लिखेंगे, 80 का प्रतिलोम, ये प्रतिलोम लिखा तो बराबर आया A इनवर्स का होल ट्रांसपोज। ये आपका ये क्वेश्चन सिद्ध हुआ। इन्हें अच्छे से समझिए, इनमें कुछ भी नहीं है। 2 बार वीडियो लेक्चर देखिए, केवल आपका एक ये डेरिवेशन है, कह रहा है 80 का होल इनवर्स बराबर होता है A इनवर्स P, यानी ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, इनवर्स अंदर चला जाता है, ट्रांसपोज बाहर आ जाता है। तो आता कैसे है वो आपको प्रूव करके बताया है, रीजन के साथ बताया है, ये कारण दिया। पहले ऐसा बताया था कि 80 के इनवर्स का अस्तित्व होगा, 80 का प्रतिलोम संभव है, पहले तो यही बताना है। तो पहला 1 नंबर का तो ये हुआ। अब ये हमने एक फंडामेंटल बात लिखी है, दोनों तरफ ट्रांसपोज लिखा है, आई का जो ट्रांसपोज करोगे तो वापस आई आएगा। देखिए आपने आई लिखा, कैसा भी आई लिखो, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आई है। मैं इस आई का अगर ट्रांसपोज करता हूं, ये आई का ट्रांसपोज किया, आई के ऊपर टी लगाया, तो R1 C1 में लिखा वही आया, ये R1 मैंने C1 में लिख दिया, R2 C2 में लिख दिया, और R3 को मैंने C3 के अंदर लिख दिया। तो ये दोनों इक्वल, I बराबर हुआ IT। देखिए आप लोग एक एक स्टेप को, एक एक बात को आपको सावधानी से समझना पड़ेगा, तभी आप ये प्रमेय वहां कर पाएंगे। प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कई बच्चे कहते हैं कि सर ये बोर्ड में कभी आई नहीं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। आप खास बच्चे हो, आप लोग ज्योति एकेडमी के अंदर हो, और बेटा एक भी चीज आप लोगों को छोड़नी नहीं है, हर तरह का बच्चा इसको कर सकता है। मेरा ऐसा मानना है, लैंग्वेज को इसी कंडीशन में आपको लिखना पड़ेगा, आगे पीछे नहीं लिखना, लाइन टू लाइन चलना है। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उस वीडियो लेक्चर को आप दोबारा रिपीट करके देखो, रीजन मैंने आपको यहाँ सारे बताए हुए हैं। अगर AC I के बराबर है तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, उसका रीजन वहां दिया हुआ है। सारा काम हम रीजन से देंगे। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 8। प्यारे बच्चों, एक बार आप क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक तृतीय क्रम का अवयव दिया गया है, हमें इसका व्युत्क्रम ज्ञात करना है। इस चैप्टर के अंदर आपको किसी भी क्वेश्चन, किसी भी तरह का क्वेश्चन आए, मेरा मानना है ऐसा, व्युत्क्रम की नीड जरूर पड़ेगी, यानी व्युत्क्रम आपको कहीं ना कहीं निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन कुछ और होगा लेकिन उसकी डिमांड होगी, उसमें कहीं ना कहीं आपको व्युत्क्रम निकालना पड़ेगा। तो व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं एक बार अच्छे से समझ लीजिए। इसके अंदर कैलकुलेशन में अगर आपकी कोई गड़बड़ हो गई, छोटी मोटी प्लस माइनस की मिस्टेक हो गई, तो वो आपको मालूम भी नहीं चलेगी। तो कैलकुलेशन को सावधानी से करना है। तो जो मेरे पास ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैं इसे मान के काम कर रहा हूँ। सॉल्यूशन के अंदर कैसे लिखना है, सॉल्यूशन, इस अवयव को मैंने मान लिया, माना कि A बराबर 1 1 1 3 4 3 3 3 4। आगे देखिए आप, अब बात करते हैं कि जो इनवर्स होता है, व्युत्क्रम होता है। व्युत्क्रम तभी होगा जब अवयव व्युत्क्रमणीय हो। व्युत्क्रमणीय कब होगा, जब उसकी सारणिक 0 के बराबर ना हो। तो सारणिक का मान निकालना पड़ेगा, सारणिक का मान इसके फॉर्मूले में भी काम आएगा। इनवर्स निकालने का फॉर्मूला है, वो भी बाद में लिखेंगे। पहले हम ये चेक कर रहे हैं कि इसका व्युत्क्रम होगा भी कि नहीं होगा। तो ऐसा लिख रहा हूं, सारणिक A बराबर, इसकी सारणिक बनाई 1 1 1 3 4 3
334। सारणिक को हल करने के लिए आपके पास दो मेथड हैं। पहला मेथड है प्रसार विधि, दूसरा मेथड है सारूस विधि। तो आप अगर कोई से भी मेथड को लगाओ एक ही बात है। मैं इसके अंदर सारूस विधि लगाता हूँ, लिखा 1 1 1 3 4 3। देखिए आप सारूस विधि किस तरह से काम करेगी। अब इंटू करेंगे हम। इंटू कैसे करेंगे? पहले हम इंटू करेंगे ऊपर से नीचे के डायगोनल। तो जैसे मैंने इंटू किया, पहला इंटू किया, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू मेरे पास किस तरह से आएगी? पहला डायगोनल इंटू किया तो 16 आया, दूसरे डायगोनल का गुणा किया 9 आया, तीसरे डायगोनल का गुणा किया 9 आया, माइनस लगाया। अब नीचे से ऊपर के डायगोनल चलेंगे। नीचे से ऊपर का पहला डायगोनल गुणा 12, दूसरा डायगोनल गुणा किया 9 आया। अच्छे से देखिए, तीसरा डायगोनल का गुणा किया 12। तो सारणिक ए का जो मेरे पास मान आ रहा है, सारणिक ए बराबर, कैलकुलेशन अच्छे से देखनी है, बारीकी से देखनी है। बात केवल और केवल कैलकुलेशन की है। जो मेन दो क्वेश्चन आपको बताए थे 7वां और 8वां, वो मस्ट है, वो इम्पोर्टेंट है। जो बच्चा 100 नंबर लाना चाहता है वो 7वें 8वें क्वेश्चन को अच्छे से देखेगा। हर बच्चा कर सकता है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं किसी को डिमोरलाइज नहीं कर रहा, लेकिन वो जो मेन क्वेश्चन है अगर वो आपको आते हैं तो ये बाकी के क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। अब केवल और केवल कैलकुलेशन के सवाल बच्चे हमारे पास। जितने भी मैं क्वेश्चन करूंगा सब में कैलकुलेशन चलेगी। कैलकुलेशन को सावधानी से करना है, बोर्ड की तरफ आपको देखना है, मेरी आवाज को सुनना है। मेरा फेस दिखे नहीं दिखे आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। कई बार क्या होता है, मुझे पीछे होना पड़ता है, इधर होना पड़ता है, तो आपको बोर्ड क्लियर दिखना चाहिए, मेरी आवाज समझ आनी चाहिए। कैलकुलेशन देखिए, पहले डायगोनल ऊपर से नीचे गुणा किए, माइनस लगाया, फिर डायगोनल नीचे से ऊपर गुणा किए। आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये हुआ 25, ये सबका जोड़ हुआ 9 34, माइनस ये जोड़ा 24, 9 जोड़ा 33, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई। सारणिक ए का मान 1 आया। लिख रहा हूं सारणिक का मान 0 नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, तो लिख रहा हूं अतः ए के प्रतिलोम, अर्थात ए का प्रतिलोम, अर्थात प्रतिलोम क्या होता है? ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। ए का जो प्रतिलोम है उसका अस्तित्व होगा। अब जब अस्तित्व होगा तभी आपको सूत्र बताना है, सूत्र को पहले नहीं बताना है। तो सूत्र क्या है? ए इनवर्स बराबर होता है, आपको क्लियर बता रखा है, एडजॉइंट ऑफ ए। उसमें हम सारणिक ए यानी जो 1 है ये इसका भाग देंगे। ऊपर एक मैट्रिक्स है, सारणिक ए का मान A0 नंबर 1 डाल दिया। अब बात करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलता है। एडजॉइंट ऑफ ए बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल क्लियर बताया था। मेरे पास थोड़ा सा जगह कम है, ध्यान से देखिएगा। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हर मेंबर का सहखंड A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, 32 और 33 उसी क्रम में लिखने पड़ेंगे। हर मेंबर का, इस सारणी के हर मेंबर का सहखंड, अच्छे से मेरी बात को सुनिए, इस सारणी के हर मेंबर का सहखंड, ये सारणी की बात हो रही है केवल, इस सारणी के हर मेंबर का सहखंड उसी पोजीशन पे लिखना है और उसके ऊपर क्या लगाना है? ट्रांसपोज का निशान लगाना है। ये इसमें वैल्यू रखनी है, ट्रांसपोज करना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। अब बात करते हैं कि ये वैल्यू कैसे निकलेंगी। मैं आपको यहां निकाल के बताऊंगा सारी वैल्यू। अच्छे से देखिए, A11 प्लस का होगा, पहले प्लस लगा दिया, कैसे चिन्ह चलेगा? प्लस माइनस प्लस,
माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी जहां आई और जे का जोड़ सम है वो प्लस का, जहां आई और जे का जोड़ विषम है वो माइनस का। या अल्टरनेट याद करिए, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस। अब मेंबर कैसे फिल करेंगे, एक बार मैं सारे मेंबर फिल करूंगा, उसके बाद कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ ये पंक्ति और ये स्तंभ खत्म, 4 3 3 4 बचा। देखिए 4 3 3 4। अब बात करते हैं A12 की, माइनस का होगा। ध्यान से देखिए, ये A12 ये मेंबर ये खत्म 1 1 3 4, उसी पोजीशन पे 1 1 3 4। अब बात करेंगे A13 की, A13 फिर प्लस का अल्टरनेट चल रहा है। A13 कैसे लिखा जाएगा, ये मेंबर के लिए ये खत्म 1 4 1 3, 1 4 1 3, ऐसे ही लिखेंगे हम। A21 कौन सा, ये वाला, कैसा, माइनस का। A21 के लिए ये खत्म 3 3 3 4, माइनस लगाया 3 3 3 4, उसी पोजीशन पे, पोजीशन डिस्टर्ब नहीं करनी है। A22 प्लस का, ये A22 सेंटर में लिखा हुआ है बिल्कुल, तो कॉर्नर के 4 बचेंगे, ये खत्म 1 3 3 1 4 1 3 1 4। उसके बाद बात करेंगे A23 की, A23 माइनस का कैसे आएगा, अल्टरनेट चल रहा है, प्लस माइनस, आई और जे का जोड़ विषम है, माइनस आएगा। ये 23 नंबर है, ये खत्म 1 3 1 3, तो ये लिखा 1 3 1 3। उसके बाद बात करेंगे A31 की, A31 प्लस का होगा, ये A31 ये बना, इसको खत्म किया 3 3 4 3 3 3 4 3, अच्छे से देखिए। उसके बाद A32 आएगा आपका माइनस का क्यों, समझ गए, माइनस का हुआ, ये खत्म 1 1 1 3 1 1 3 3, सॉरी 1 1 3 3, 32 नंबर, ये खत्म 1 1 1 3। लास्ट बचा आपका A33, ये प्लस का होगा, किस तरह से होगा, ये खत्म 1 3 1 4 1 3 1 4। प्लस माइनस प्लस लगाना कंपलसरी नहीं होता, लगा दो, प्लस 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 प्लस, अल्टरनेट चल रहा है। अब अगर ये क्वेश्चन आपको 3 नंबर में आता है तो ये सब निकाल के बताने पड़ेंगे, और यदि इस क्वेश्चन की नीड किसी दूसरे क्वेश्चन को करने में है तो आप ये डायरेक्ट भी लिख सकते हो। मैं डायरेक्ट भी अभी आपको बता दूंगा इसको कैसे फिल करेंगे। डायरेक्ट ये मत बनाओ, आप सीधा देख के प्लस माइनस मेंबर भर सकते हो। अब कैलकुलेशन की बात करें तो इसकी जो कैलकुलेशन बन रही है, कैलकुलेशन किस तरह से बन रही है, थोड़ा सा देखें। 16 माइनस 9 किया 7 आया, इसकी कैलकुलेशन बनी, माइनस तो मैं बाद में लगाऊंगा, पहले आई 4, इधर से इधर गुणा करेंगे, 4 माइनस 3, 1 बचा, -1 लिखा। उसके बाद इसकी कैलकुलेशन करें तो इधर से इधर गया 3 -4, ये प्लस का है, ये फिर -1, वो माइनस बाहर था इसलिए माइनस हुआ। इसकी कैलकुलेशन करें 12 माइनस 9, तो 12 माइनस पहले लगा दिया, 12 माइनस 9, ये आया -3। अच्छे से समझिए, बिल्कुल सिंपल है, कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ नहीं करनी है। 4 माइनस 3 हो गया, 1 बचा, इसकी कैलकुलेशन करें, 3 माइनस 3 0 हो गया। क्लियर, देखिए इधर कैलकुलेशन करें तो 3 का 3 से 9 हो गया, -12 हो गया, -3 आया। इसकी कैलकुलेशन करें,
3 माइनस ये इधर इंटू ये इधर इंटू फिर 3 ये फिर 0 आया और लास्ट वाले की कैलकुलेशन करें तो 4 माइनस 3 ये फिर आया 1। तो ये आपने 9 के 9 खंड निकाले हैं, इनको इसी ऑर्डर में लिखिए। तो मेरे पास जो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, क्रम से लिखना है, क्रम को छोड़ना नहीं है। यह नहीं है कि इधर लिख दिया उधर लिख दिया, क्रम से उठाए जाओ। 7 माइनस 1 ध्यान से देखिए आप, माइनस का 3 फिर 1 फिर 0 फिर माइनस 3 फिर 0 और फिर 1 और इसका करना है ट्रांसपोज। तो अब ट्रांसपोज कैसे करेंगे, रो और कॉलम को इंटरचेंज करो, पंक्ति और स्तंभों को आपस में बदलो, ट्रांसपोज हो जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए की जो वैल्यू आएगी, ट्रांसपोज कर रहा हूँ, ट्रांसपोज हट जाएगा। R1 को C1 में लिख दिया है, देखो R1 गया C1 के अंदर, ये R2 है माइनस 3 1 0 यहाँ आया, R3 आ गया माइनस 3 0 और 1। ये एडजॉइंट ऑफ ए हो गया आपका। ये इक्वेशन नंबर मैंने 2 दे दी। अब मुझे केवल इस इनवर्स का जो फॉर्मूला है इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो वैल्यू कैसे पुट करेंगे, ए इनवर्स की वैल्यू निकल रही है इस डिटर्मिनेंट के अंदर, सॉरी इस आव्यूह के अंदर, ये रहा वो आव्यूह। तो पहले आव्यूह लिखें, 7 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 1 0 माइनस 3 0 1। इसमें भाग देना है, ये डिवाइड का निशान है, भाग देना है सारणी 6 का यानी 1 का। तो आप अच्छे से देखिए, अभी तो ये 1 है, 1 का भाग बटा ऐसे नहीं देना, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये भाग ऐसे नहीं देना, ये भाग 1 का भाग तो देते ही नहीं है। 1 का भाग मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, इसकी जगह यहाँ 7 लिखा हुआ है, ये 1 नहीं है 7 है, तो बटा में 7 ऐसे नहीं लगाओगे आप, ये गलत है। आपको क्या लिखना है यहाँ 1/7, समझिए बात को, भाग ही हो गया ये। फॉर एग्जाम्पल ए में बी का भाग हो तो इसे ऐसे लिखना है AB गुणा A, कोई भी संख्या हो लिखना ऐसे है। अब बात यहाँ वापस, अब मेरे पास ये 1/7 अंदर जा सकता है, ये 1/7 अंदर जाएगा तो हर मेंबर से जाकर के गुणा होगा, ले जाना कंपलसरी नहीं है, 1/7 बाहर भी रख सकते हो और इसको अंदर भी ले जा सकते हो। तो 7 था नहीं, 1 ही था, तो वापस मैंने यहाँ 1 लिख दिया, 1/1 क्लियर दिखाना। तो ए इनवर्स जब आप भाग दोगे तो कुछ भी नहीं होगा, 1 का भाग, वापस ये आंसर आया। ये आपका इस सारणी का, सॉरी ये आपके इस आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह है, ये इसका व्युत्क्रम है। आगे ऐसा भी क्वेश्चन इसमें वो कर सकता है, आपको कुछ नहीं करना। कई बार वो क्वेश्चन छोटा दे सकता है, 2/2 का दे सकता है और ये कह सकता है सिद्ध करो, लिखेगा भी क्या, आगे सिद्ध करो कि ए का ए इनवर्स से गुणा बराबर I3 3/3 का है तो I3, 2/2 का हो तो I2, अभी कह देगा I3। तो सिंपल हो जाएगा, ए का जब इससे गुणा करोगे, ए है गुणा करोगे तो 100% 100% इकाई आव्यूह आएगा, क्योंकि ये हमारा एक रूल है, ये हमारा एक नियम है जिसको हम कई बार समझ चुके हैं। तो अभी ऐसा कोई काम वो कह नहीं रहा, अभी तो कह रहा है केवल सिंपल इसका व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। तो ये व्युत्क्रम निकाला है, ये इसका आंसर है। इसको अच्छे से समझिए आप, इस वीडियो को, इस लेक्चर को यहीं रोक के आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसकी कैलकुलेशन देखिए, समझिए।